बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं रस्ट के हवाले से बात करूंगा। रस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गंदम के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गंदम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वक्त रस्ट से, और काश्तकार भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब हमने पहले तो स्प्रे नहीं की थी जो जिस स्टेज के ऊपर हमने करनी थी, और अब काफ़ी नुकसान हो चुका है, अब हम क्या करें। और कुछ काश्तकार भाई तो इसके ऊपर स्प्रे कर भी चुके हैं, लेकिन कुछ जो है अभी वो सोच रहे हैं कि स्प्रे करें या ना करें। नाजरीन, रस्ट जो है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी इसके हवाले से काफ़ी बात की थी कि काश्तकार भाई इसको बर वक्त कंट्रोल करने के लिए इस इकदाम करें, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर रस्ट हमलावर है गंदम की तमाम वैरायटियों के ऊपर तकरीबन, तो उससे पता चलता है कि हमारे काश्तकार भाइयों ने बर वक्त इन टाइम जो है ना वो कोई स्ट्रैटेजी इससे निपटने के लिए अडॉप्ट नहीं की, कोई इस तरह की स्कीम नहीं अपनाई कि जिस वक्त टाइम था इसको कंट्रोल करने का उस वक्त इसको कंट्रोल नहीं किया गया। नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। दुनिया के अंदर जब से गंदम उगाई जा रही है तब से रस्ट जो है ना वो गंदम के ऊपर हमलावर है, और इंसानों के लिए ये हमेशा ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। इसलिए इसको हमेशा जो दुनिया के अंदर है वो स्टेट लेवल पर डील किया जाता है। जैसा कि जो इंडिया है वहाँ पर अगर किसी किसान के खेत में नज़र आती है रस्ट की बीमारी, तो गवर्नमेंट खुद ही वहाँ पर जाकर पैचेस के अंदर है या खेत के अंदर है तो उसकी शिद्दत को नोट करते हुए मोस्टली वहाँ पर स्प्रे वगैरह खुद ही कर देती है। इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसको मैनेज करने के लिए हुकूमत काफ़ी ज़्यादा संजीदा होती है, क्योंकि ये जब एक दफ़ा फ्लेयर अप हो जाती है फिर ये जान नहीं छोड़ती। ये फिर जो इर्द गिर्द के जितने भी खेत होते हैं उन तमाम के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, और इससे जो है हमारी 50-60% प्रोडक्शन वो कम हो जाती है। नाजरीन, इस हवाले से मैंने जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि रस्ट जो है वो 3 किस्म की है। एक ब्लैक रस्ट है जिसको स्टेम रस्ट कहते हैं, दूसरी येलो रस्ट है जिसको स्ट्राइप रस्ट कहते हैं, जो पत्ते के ऊपर जो है ना एक धारी की शक्ल में होती है, जो अलोंग द मिड रिब कहते हैं। जैसे पत्ता लंबा होता है उसी पैटर्न के अंदर ये लंबी सी धारी होती है पीले रंग की, और इसके ऊपर ऑरेंज से स्पॉट या वो इसके स्पोर्स बने होते हैं नजर आते हैं। इसी तरीके से तीसरी वो ब्राउन रस्ट है जिसको ब्राउन कुंगी कहा जाता है या भूरी कुंगी कहा जाता है। वो जो है ना अलग अलग स्पॉट्स बने होते हैं उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, वो एक पैटर्न में नहीं होते, वो जो है ना वो इरेगुलर स्पॉट्स बने होते हैं, और ये एक पैटर्न के अंदर होती है। और आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो भूरी कुंगी और जो पीली कुंगी है इसके लिए साजगार है, लेकिन जो काली कुंगी है या ब्लैक रस्ट है उसके लिए साजगार नहीं है। नाजरीन, मैं आपको ये एक बात बता दूं, ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ब्लैक रस्ट का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लैक रस्ट इतनी खौफनाक बीमारी है रस्ट की और गंदम की कि ये जो है अगर आ जाए तो ये तने के ऊपर आती है और इससे जो इसका सिट्टा है वो टूट जाता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और ये जो दोनों ब्राउन रस्ट या येलो रस्ट हैं, इन दोनों से ये ख़तरनाक बीमारी है। इस हवाले से ये बहुत सारे मुल्कों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको स्टेट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर इसको डील किया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी हवाले से जो है ना वो 8 अहम तरीन पॉइंट बताऊंगा जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अपनी फसल को बेहतर मैनेज करके, बर वक्त मैनेज करके रस्ट से छुटकारा भी पा सकते हैं और अपनी पैदावार भी जो है वो डबल कर सकते हैं या पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से मैं जो पहला पॉइंट है, सबसे अहम तरीन पॉइंट, वो ये है कि जब आप की सिलेक्शन है वैरायटी की, कि जब आपने गंदम काश्त करनी होती है उस वक्त आप जो वैरायटी लगाते हैं वो आप कौन सी लगाते हैं, और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको क्या पता है कि क्या इसके ऊपर पहले भी बीमारी आ चुकी है रस्ट की या नहीं आई। क्योंकि आम तौर पर जब कोई वैरायटी 3-4 साल पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेप्रिसिएशन, कि उसके अंदर एक डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाती है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त बीमारियों के खिलाफ कम होना शुरू हो जाती है।
इसलिए फिर उसके वो चांस ज्यादा होता है कि उस वैरायटी के ऊपर रस्ट ज्यादा उसका हमला तेजी से होता है और ज्यादा वो खतरनाक होती है। नाजरीन, इसी नुक्ता नज़र से जब आप ये वैरायटी सिलेक्ट करते हैं तो उसको रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिस अदारे ने वो डेवलप की होती है या जिस कंपनी ने वो डेवलप की होती है, पैदा की होती है वैरायटी, आमतौर पर पंजाब के अंदर तो 98-99% एरिया के ऊपर अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी की वैरायटी काश्त की जाती हैं। जितनी भी ये वैरायटियां हैं, इनकलाब है, अरूज है, अनाज है, फखरे बकर, ये सब की सब जो है वो अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो झेली अदारे हैं वही पैदा करते हैं और मोस्टली यहाँ पर पंजाब के अंदर यही वैरायटियाँ लगाई जाती हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम बात यह है कि आपने इसकी अदारे से जो है वो मालूमात हासिल करनी है, प्रॉपर रहनुमाई लेनी है। जब भी आप कोई वैरायटी काश्त करने लगें तो ये इंटरनेट के ऊपर, आजकल तो हर इंसान के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप इंटरनेट के ऊपर अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को गूगल करेंगे तो वहाँ पर तमाम अदारों के बारे में उनसे रब्ता करने के हवाले से आपको काफ़ी मालूमात मुयस्सर आ जाएगी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन यूनिट है, एक्सटेंशन के अदारे हैं, जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं आपके इलाकों के अंदर, आप उनसे भी इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस हवाले से आपको जो है वैरायटी के हवाले से कि वैरायटी इसकी जो है वो रेजिस्टेंट है या मॉडरेटली रेजिस्टेंट है या ससेप्टिबल है, क्योंकि आम तौर पर नाजरीन मैं आपको बताऊं कि जो ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं उनके अंदर गैलेक्सी जो है वो टॉप के ऊपर है कि इसको काश्त करने से गुरेज करें। और फैसलाबाद 2008, इसी तरीके से इनकलाब वगैरह जो पुरानी वैरायटीज़ हैं ज़्यादा, वो उनके अंदर इसका हमला ज़्यादा होता है। लेकिन जो नई वैरायटीज़ हैं अब उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमला हुआ है। दिलकश है, अकबर है, इनके ऊपर भी मैंने कुछ फार्मर्स ने मुझे तस्वीरें और वीडियोस भेजी हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना वो इंटेंसिटी है, शिद्दत है हमले की। तो नाजरीन, इसमें वैरायटी की सिलेक्शन और वैरायटी की जो हिस्ट्री है वो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है कि ये इस कुंगी की बीमारी के खिलाफ या स्मट या दीगर बीमारियों के खिलाफ इसकी अंदर कितनी कुव्वत मुदाफ़त है। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, आप कोई भी वैरायटी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं या उसको लगाने का सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंट है या उसके आपको लेवल के बारे में डाउट होता है या नहीं भी डाउट, ये बात आपने हमेशा ज़हन नशीन करनी है कि अब जो आपने आगे काश्त जो भी करनी है उसके सीड को फंजीसाइड के साथ ड्रेस ज़रूर करें, फंजीसाइड के साथ ट्रीट करें, क्योंकि रस्ट के अलावा दीगर जो बीमारियां हैं, फिजेरियम, हेड ब्लाइट है, इसके अलावा जो लूज स्मट है, बंट है, इनका भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। आजकल देखने में आ रहा है कि सिटा का पूरा काला हो जाता है। सीड ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि इन फंजीसाइड के साथ स्प्रे करने, इसको ट्रीट करने से सीड को, ये जो बाकी फंगस की बीमारियां हैं इनके स्पोर्स जो होते हैं दाने के अंदर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए तीसरे नंबर के ऊपर आपने माहौल के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखनी है। आजकल इंटरनेट के ऊपर जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं इनके अंदर बहुत सारी वेदर फोरकास्टिंग की एप्स होती हैं। आपने उन एप्स को डाउनलोड करना है और आपने देखना है कि जो माहौल है वो रस्ट के हवाले से साजगार है या नहीं है, क्योंकि आम तौर पर जो माहौल फसल की बढ़ोतरी के लिए साजगार होता है वो रस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा साजगार होता है। और इस हवाले से जो इसका टेम्परेचर है, जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जो रस्ट है, पीली रस्ट है, 6 से 8 घंटे तक जब पत्ता गीला रहता है, नमदार रहता है, वेट रहता है, तब ये, और टेम्परेचर जो है वो 5 से 12 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, तो ये फ्लरिश करना शुरू हो जाती है पौधे के सिस्टम के अंदर। और जैसे ही थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होता है 15 से 20 सेंटीग्रेड, तो ये फिर अचानक फ्लेयर अप हो जाती है और ये बड़ी तेजी से हमला करती है। इसी तरीके से ब्राउन रस्ट है, वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जो है ना उसका अटैक हो जाता है। लेकिन इस साल देखने में आया है कि जो येलो रस्ट है या जो पीली कुंगी है जिसको स्ट्राइप रस्ट कहते हैं, उसका हमला बहुत ज्यादा शिद्दत से हुआ है जितनी भी इस वक्त हमारे पंजाब के अंदर गंदम लगी हुई है।
तो इसलिए नाजरीन जो मॉइस्चर है उसका वो अगर ज़्यादा है, फ़ज़ा के अंदर ज़्यादा है, या रात के वक्त कोई हल्की सी बारिश हो जाती है, या ड्यू ज़्यादा पड़ जाती है, तो या फॉग ज़्यादा होती है। जब ज़ाहिर है शुरू के दिनों में तो फॉग जनवरी फरवरी के जो मंथ हैं उनके अंदर फॉग वगैरह भी होती है, और उससे भी इसके ऊपर जो है ना ये रस्ट को, इसको ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, तो ये भी रस्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो इसीलिए इसके दर्जा हरारत, जब इसका टेम्परेचर जो है वो 15 से 20 की रेंज में होता है, ये भी एक साजगार दर्जा हरारत है जिसमें ये फ्लेयर अप करना शुरू हो जाती है, और इसके जो निशानात हैं, इसकी जो अलामात हैं वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो माहौल के ऊपर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। और जब बारिश होती है फिर तो वो आपको पता है कि पत्ते 5-6 रात के वक्त खुसूसी तौर पर वो गीले रहते हैं, और इस दफ़ा तो आपको पता है कि एक पूरा महीना जो है जनवरी का महीना, उसमें सूरज नहीं निकला, तो उससे भी ना ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो ये अब इसकी अलामात जो ज़ाहिर हो रही हैं पत्तों के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बीमारी आनी शुरू हुई है। ये बीमारी उस वक्त से इस्टेब्लिश हो गई थी जब इस बार जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी और सूरज नहीं निकलता था। तो इसलिए नाजरीन ये तो फिर इसकी बाद में अलामात जो है ना वो काफ़ी देर बाद ज़ाहिर होती हैं। तो इसकी जो मैनेजमेंट है उसको इसको कंट्रोल करने के लिए जब माहौल साजगार होता है और इर्द गिर्द के खेतों में भी कोई हल्की फुल्की जो निचले पत्तों पर थोड़े बहुत इसके निशानात बनने शुरू हो जाते हैं, तब इसके ऊपर जो है ना वो इसकी मैनेजमेंट के हवाले से इसके ऊपर स्प्रे वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाजरीन चौथी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो फसल की स्टेज है, ग्रोथ स्टेज या ग्रोथ फेज कह लें, वो उसको मद्देनजर रखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि जब फसल आपकी आम तौर पर गंदम की फसल जो है उसकी 5 फेजेस हैं। एक जर्मिनेशन है, दूसरी टिलरिंग है जिसको हम शगुफा साजी कहते हैं, तीसरी जो है वो इसकी है जब सिट्टा निकलना शुरू होता है गोब की हालत में हम इसको कहते हैं, या बूटिंग स्टेज है। चौथे नंबर के ऊपर जब इसके अंदर इसकी जो मिल्किंग वगैरह या जो सिट्टा है वो मुकम्मल हो जाता है और उसकी मिल्किंग और उसकी सॉफ्ट डफ और हार्ड डफ स्टेजेस आ जाती हैं। लेकिन ये इसकी हेडिंग फेज है। फेज और स्टेज के अंदर नाजरीन थोड़ा सा फर्क होता है। गंदम की जो डिफरेंट फेजेस हैं इनके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, तो इसके किस स्टेज के ऊपर आप फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा मुवाफक है। ये बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब इस स्टेज के ऊपर जब गंदम जो है 80-90 डेज की हो जाती है, फिर काश्तकार भाई ये पूछते हैं कि इसके ऊपर अब बहुत तेज़ी से हमलावर हो गया है, इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो अब हम इसके ऊपर कुछ स्प्रे करें इसको कंट्रोल करने के लिए। तो जिन लोगों ने स्प्रे किया भी होगा वो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि उनका स्प्रे का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा। क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए जो इसकी टिलरिंग की स्टेज होती है, शगुफा साजी की स्टेज होती है, इसकी ग्रोथ स्टेज, और जो हेडिंग स्टेज है जब सिट्टा निकल रहा होता है, अभी जो बूटिंग हम इसको कहते हैं, तो उस स्टेज के ऊपर जब आप फसल जो है वो 50-60 दिन की हो जाती है या 60-70 दिन की, इस 50 से 70 दिन के दौरान अगर आप स्प्रे करते हैं फंजीसाइड का, माहौल को मद्देनज़र रखते हुए और टेम्परेचर को, बारिश को और हवा के अंदर नमी को, तो फिर आप इसके ऊपर, और अगर बीमारी की चंद अलामात जो निचले पत्तों के ऊपर इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी स्टेज के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो ये फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टेज को मिस कर देते हैं जो 40-50 दिन से लेकर 60-70 दिन के दौरान पीरियड होता है, जो आम तौर पर 1 फरवरी से शुरू होकर मिड फरवरी या एंड फरवरी तक, जो इसका तीसरा वीक तक होता है आम तौर पर पीरियड, उसमें अगर आप इसकी स्प्रे नहीं करते और आपको खबर में मिल जाती है कि इस इलाके के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या ज़िला के अंदर रस्ट की मुख्तलिफ जो खेत हैं वहाँ पर बीमारी आ रही है,
तो फिर आपको इसके ऊपर एक स्प्रे कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से नाजरीन इसकी जो शिद्दत है, उसको स्प्रे का जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए या रस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने किस वक्त स्प्रे करना है, इसके ऊपर नाजरीन बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो सबसे जो बेस्ट स्टेज बताई जाती है रिसर्च के अंदर भी, जो लोगों के तजर्बात हैं, अमेरिका के अंदर तजर्बात है या कीनिया के अंदर हैं या मुख्तलिफ जगह पर जिन लोगों ने तजर्बात किए हैं इसके ऊपर, उनकी ये फाइंडिंग है कि सबसे बेस्ट जो स्टेज है वो इसकी टिलरिंग और जो शगुफा साजी की स्टेज, जब शगुफा साजी कंप्लीट हो रही होती है और जब सिटा निकल रहा होता है, ये सबसे इसकी बेस्ट स्टेज है इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसकी जो सबसे वर्स्ट स्टेज है वो ये है इस वक्त के, जो जब फार्मर जब 80-90 डेज की फसल हो जाती है और अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और माहौल उस तरह का साजगार होता है, तो फिर फार्मर देखता है कि अब मैं क्या करूं इसके ऊपर। तो नाजरीन उस वक्त, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि स्प्रे करने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और यहाँ पर तो थोड़ी ज़मीन है, किसी के पास 4 एकड़ 5 एकड़ 10-20 एकड़ तक, लेकिन जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के जो बड़े कंट्रीज है, वहाँ पर लोगों के पास 4-4 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन है। तो वो इतने ज़्यादा ज़मीन के ऊपर स्प्रे की कीमत जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो ये भी देखते हैं कि ये इकोनॉमिकल होगी या नहीं होगी। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी आपने ये देखना है कि ये अगर हम इस स्टेज के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होना नहीं, तो क्या ये हमारी इकोनॉमिकल भी है कि नहीं, कहीं हम स्प्रे के ऊपर ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर देते। तो नाजरीन इस वक्त भी बहुत सारे लोगों को मैंने यही मशवरा दिया था, दोस्त अहबाब को, कि आप इस वक्त फंजीसाइड का स्प्रे करने की बजाय आप बेहतर है कि न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। उसकी मैं वजूहात आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसकी वजूहात बताने से पहले मैं ये बात बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी शिद्दत को जो है ना, ये इसको हम रेट करते होते हैं कि पत्ते के ऊपर, और मेजर करते हैं कि एक पत्ते के ऊपर कितने % तक डिजीज़, उसका 5% हिस्से के ऊपर डिजीज़ आई है, या 10% है, या 20% है, या 30% है, या पूरे जो नीचे वाले पत्ते हैं उनके ऊपर बीमारी है, या ऊपर जो फ्लैग लीफ है उनके ऊपर भी बीमारी है। तो नाजरीन असल में ये पत्तों के ऊपर ही ये पत्तों को ख़राब करती है। जैसा मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब ये पत्ते को ख़राब करती है तो जो फ्लैग लीव है, ऊपर वाले पत्ते हैं, वो 60-70% जो खुराक है पौधे की वो पैदा करते हैं ऊपर वाले पत्ते। और जब दाना बनने का अमल शुरू होता है तो अगर वो रस्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है या ग्लूकोज है उसकी तरसील रुक जाती है। फिर वो दाना जो है वो हेल्दी नहीं होता, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम हो जाती है, इसलिए उसकी क्वालिटी भी कम होती है और उसकी जो है प्रोडक्शन है गंदम की, ओवरऑल दाने का वजन भी कम हो जाता है। तो इसलिए नाजरीन ये इसको आती तो ये पत्तों के ऊपर है, लेकिन इसका असर जो है वो दाने के अंदर जाता है। तो इसके पत्ते जो बचाने के लिए हम फंजीसाइड स्प्रे करते हैं कि पत्ते जो है ना उनके ऊपर कोई दाग धब्बे ना बने। लेकिन जब दाना बन जाता है तब अगर बीमारी आ जाती है, उसके कुछ पत्ते खराब हो भी जाते हैं, वो इतना ज़्यादा अहम मसला नहीं है, क्योंकि उस वक्त दाना वगैरह कंप्लीट हो चुका होता है। अब दाने को थोड़ा मोटा होने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो जो पत्ते बचे होते हैं, जो ग्रीन पोर्शन होता है उसका, अगर आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें जब 80-90 डेज की फसल होती है, वैसे भी इसके ऊपर अगर आपने SOP सोइंग के वक्त नहीं डाली होती तो उस वक्त आप डालते हैं, तो फिर जो है जब इसकी ज़रूरत होती है दाना बनने के अमल में, उस वक्त बोरान और जो पोटाश है, अगर SOP शुरू के अंदर नहीं डाली तो वो डालनी बेहद ज़रूरी है। पोटाश और बाकी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे जो है वो अगर आप 1-2 कर देते हैं, इससे आपकी जो बीमारी की वजह से दाने के अंदर खुराक का अमल रुका होता है या कम हुआ होता है, जब आप उसके ऊपर आर्टिफिशियल
तरीके से स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो वो काफ़ी हद तक उससे अपनी जो न्यूट्रिशन है दाना वो मुकम्मल कर लेता है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर नाजरीन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इसके ऊपर जो है ना वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दें इस वक्त। तो अगर आपकी गंदम हरी है, अगर तो वो सूखना शुरू हो गई है मेच्योरिटी स्टेज की वजह से, तो फिर उसके ऊपर स्प्रे करने का फ़ायदा नहीं। जिन इलाकों के अंदर अभी या जो लेट काश्ता गंदम थी वो अभी हरी है, तो उसके ऊपर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। नाजरीन, KPK वगैरह जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो शुमाली इलाका जात हैं या पहाड़ी इलाका जात हैं, जहाँ पर अभी गंदम जो है वो उसके अंदर जो दाना है वो उस तरीके से मैच्योर नहीं हुआ और वो सिट्टा उस तरीके से अभी कंप्लीट नहीं बना, तो वहाँ पर जो है अगर रस्ट का अटैक है तो वो इसके ऊपर एक स्प्रे ज़रूर कर दें फंजीसाइड का। और नाजरीन, इनमें जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त इस बीमारी के खिलाफ कौन से फंजीसाइड जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव हैं, जो इसके रोकने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो नाजरीन, इनमें सबसे ज़्यादा जो टॉप के ऊपर है वो कोनाजोल ग्रुप जो है ना, इसके जो फंजीसाइड हैं वो बहुत ज़्यादा इसको रोकने में मावन साबित होते हैं। इवन के जो इसका है स्ट्रोबिल्यूरन और कोनाजोल ग्रुप, इनका अगर आप फार्मूला कहीं किसी प्रोडक्ट के अंदर मिक्स है, जैसे नटीवो वगैरह के अंदर, और जो टिल्ट है, प्रोपिकोनाजोल है, ये डिफरेंट किस्म के जो फंजीसाइड हैं जो कोनाजोल ग्रुप के हैं, डाइफिनाकोनाजोल, टिबोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, तो ये रस्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इनके रिजल्ट जो है ना, ये तकरीबन बीमारी को 80-90% अगर इसको बर वक्त स्प्रे किया जाए तो ये कंट्रोल कर देते हैं। बाकी जो इसकी इससे भी एक ख़तरनाक बीमारी है जो इस साल बड़ी देखने में आई है, स्मट की बीमारी, उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मालूमात फराहम करूँगा कि उससे बचाव के क्या तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।